तो पहले लेकिन चलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी क्लैरिटी दे दें सिलेबसेस के रिगार्डिंग, है ना। हमको पहले क्लियर होना चाहिए, खास करके कॉमर्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि हम कोर मैथ्स लें या अप्लाइड लें। और हो सकता है कुछ साइंस वाले कभी भी कॉमर्स में भी आ जाए। तो पहले देखो कोर्स करिकुलम तुमको चेक कराना है क्या है। स्कूल वाले बदमाशी करते हैं, वो कहते हैं सब कोर ले लो। अब देखो ये सीए फाउंडेशन है, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। और साइंस वाले कई लोग आफ्टर 12th सीए में शिफ्ट हो जाते हैं, दे शिफ्ट टू सीए, ठीक है। वो लोग करते हैं ना। देखो अगर सीए का मैं सिलेबस देखो रफली, मैथ्स में क्या आता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम। ये कोर मैथ्स में कहीं नहीं आता, ये अप्लाइड मैथ्स का पार्ट है, अभी हम देखेंगे। तो सीए में ये चैप्टर है। देन लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2, क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशंस रिड्यूसिबल, फिर लीनियर इनइक्वालिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब आता है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन आता है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज जो तुमने एपी पढ़ा वो आता है। सेट्स जो आज हम शुरू करेंगे, रिलेशन, फंक्शंस, ये सब सीए में पूछा जाता है। फिर कैलकुलस, कैलकुलस में नो ट्रिग्नोमेट्री, तो ये लोग पूछते हैं एप्लीकेशन रिलेटेड टू बिजनेस। फिर सीए में सेक्शन बी होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसको मैं कहता हूं सबको पढ़ना चाहिए। एवरीवन शुड स्टडी अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये वाला सिलेबस एज ए एग्जाम में भी आता है, हर एंट्रेंस में जो आगे देते हैं। तो ये इसमें हो गया। एंड देन स्टैटिस्टिक्स, जो कि कॉमर्स में पढ़ाया भी जाता है एंड मैथ्स में अलग से भी पढ़ाया जाएगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ सीए सिलेबस। ये हमारा सीए सिलेबस पूरा हो गया। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्रोबेबिलिटी और ये इंडेक्स नंबर्स, नाउ ऑब्वियसली पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव नहीं है, ये सब कैलकुलेटर। मैथ्स 40 मार्क्स, 20 40, ये सीए का सिलेबस है, 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर। अब अगर हम अप्लाइड मैथ्स देखते हैं क्लास 11, सो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते हैं, इंडाइसिस पढ़ाते हैं जो आपने उसमें देखा होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये सब जो सीए वगैरह में आता है, जैसे इंडाइसिस आएगा, इनइक्वालिटी आएगा, देन यू हैव सेट्स, तुमने देखा है वो भी उधर था, सेम यही एज इट इज आता है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज था, वो उधर भी है, परमुटेशन है, बाइनोमियल है। अब देखो रीजनिंग, कोर में कहीं भी हम रीजनिंग नहीं पढ़ाते, ये अप्लाइड में है, सीए में भी पूछा जा रहा है। So you see, this is what is linking the syllabus of applied maths. फिर अगर हम आगे देखें कैलकुलस, तो ये बेसिक आइडिया उधर भी वही है। प्रोबेबिलिटी एज इट इज जो यहाँ पढ़ाते हैं, सेम थिंग। देन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज बीइंग टॉट एज अ पार्ट ऑफ मैथ्स जब हम अप्लाइड मैथ्स लेते हैं, और यही सब सीए में भी पूछा जाता है। फिर ये देखो इंटरेस्ट आपने वहां देखा था, फ्यूचर वैल्यू, सेम वही सिलेबस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां ये पढ़ाया जाता है, कोनिक सेक्शन। एंड देन दिस इज 12th में। 12th में फर्दर जब अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, कैलकुलस जिसकी बात कर रहे थे, एंड ये सारा एप्लीकेशन यहाँ विदाउट ट्रिगो पढ़ाया जाता है। प्रोबेबिलिटी ये पूरा एज इट इज सीए में पूछा, ये भी सीए में पूछा जाता है और खाली अप्लाइड में पढ़ाया जाता है। So this is what index number, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, you'll find index number. So this maths, financial, so this is all linear programming, दोनों में आता है। So this is applied maths. अब हम चलते हैं core maths। हमारे core maths के सिलेबस में क्या है, what is there in the syllabus of core maths। तो इसीलिए जो भी कॉमर्स ले रहा है या ह्यूमैनिटीज ले रहा है उसको अप्लाइड मैथ्स लेना है, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम से सिलेबस लिंक है। नहीं तो होगा क्या, तुम कोर ले लोगे और जब एंट्रेंस दोगे उसके यू विल हैव टू डू दोस एक्स्ट्रा चैप्टर्स अगेन। कोर मैथ्स तुम्हारे काम नहीं आने वाली, तुमको ये समझना है। तो दैट इज व्हाई मैं ना, अब कोर मैथ्स में क्या है, कोर मैथ्स में सेट्स, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। अब देखो
सेट्स दोनों में कॉमन है, पर यहाँ जो सेट्स में एक्स्ट्रा आ जाता है रिलेशन फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्री, ये अप्लाइड में नहीं, इट इज ओनली इन कोर। एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस इससे लिंक्ड है, वो भी मैं दिखाता हूँ। अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है, वहां भी आते हैं। लीनियर, पीएनसी, बाइनोमियल, ये सेम है, बट वहां का जो है इट्स रिलेटेड टू कॉमर्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां भी है, यहाँ भी है। कैलकुलस वहां भी है, यहाँ भी है, बट डिफरेंस इज इस कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री आएगा, उस कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत है, वहां डिटेल में है, रिलेटेड टू सीएफएस। ये 12th का सिलेबस पढ़ेंगे। अब ये जो होता है ना वेक्टर, दिस इज टोटली साइंस रिलेटेड, कॉमर्स को पढ़ना ही नहीं है और किसी एंट्रेंस में नहीं आता, इसलिए कोर मैथ्स उनको हेल्प नहीं करते। सो दिस इज कट। कैलकुलस अगेन विल बी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, जो कि वहां नहीं होता, तो इसीलिए आपको ये सब फिर वहां अलग से पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज द सिलेबस। एंड व्हेन वी गो टू जेई, जो इंजीनियरिंग दे रहे हैं, अब देखो सेट्स हमारा पहला चैप्टर है 11th का, फंक्शंस है, और यही चीज जेई में आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जो हम 11th में पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी आएगी, पीएनसी आएगा, बाइनोमियल आएगा, और ये सीक्वेंस और स्ट्रेट लाइंस। ये 11th का सिलेबस इज इन ट्यून विद जेई। ये जेई का 11th का सिलेबस देख रहे हैं एज इट इज हमारा सीबीएसई पढ़ाता है, ये भी आता है, ये भी। यहाँ थोड़ी चीजें बस एक्स्ट्रा है, लिमिट्स। अब ये जो है ये पूछा नहीं जाता, ये सीबीएसई में तो डिलीटेड है और जेई में भी हट चुका है, मोर और लेस जस्ट दे राइट इट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टू टेक। प्रोबेबिलिटी इट इज देयर। सो दिस सिलेबस इज इन सिंक विद कोर मैथ्स। तो ये जो जेई का सिलेबस होता है, 12th में मैं नहीं जा रहा अभी डिटेल में, आप 11th पढ़ेंगे, तो दैट इज देयर। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डिसाइड कि हम अप्लाइड लें या कोर लें। So if you are doing commerce, you go for applied. You are doing humanities, go for applied. If you are doing science and want to pursue further, go for core maths. पर yes, कुछ लोगों को होता है हमको आगे कोडिंग में जाना, अगर कॉमर्स स्टूडेंट को कोडिंग में जाना है तो फिर कोर मैथ्स लेना, फिर अप्लाइड मैथ्स पढ़ना, then it will be useful। तो कोडिंग में कोर मैथ्स का यूज आता है, पाइथन या कभी वो करना। So if you are taking computer science as a commerce student, you should go for core। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, जितनी बात मेरे को करनी थी मैंने सिलेबस रिलेटेड आपके साथ कर लिया। सो नाउ वी गो ऑन टू ए चैप्टर व्हिच इज देयर इन अप्लाइड एज वेल एज कॉमर्स। सो 50% 11th का सिलेबस वुड बी कॉमन फॉर कोर एंड अप्लाइड, एंड 50% सिलेबस डिफर कर। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस। सो दिस चैप्टर इज कॉमन। सो अब आज जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, now first thing you need to be very clear, get out of 10th भूल जाइए कि क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा, 10th एक पास स्टोरी है। Here we start with new basics and here it is more of application based, thinking based। इसीलिए मैं एक रीजनिंग का कोर्स है, सब बच्चों को कहता हूँ करना चाहिए। That will be helpful for science as well as commerce and it will help you a lot in applied maths also, क्योंकि applied maths में ऐसे भी एक पार्ट है। So now today we will go on to a chapter called sets। हमको जब ये चैप्टर पढ़ना है तो इसको थिंक करके समझ के करना है as we go through it। So don't try to do की क्वेश्चन होता है ये, so we'll start it little differently। set होता क्या है? Now when we talk about this chapter sets, जो अभी आज हम डिस्कस करेंगे as a first chapter, it's a very easy chapter to understand and आज की क्लास में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम इसके हायर में जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है और यहाँ लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा यूज भी आता है। सो यू विल सी हाउ इट इज यूज्ड। सो पहले हमको एक चीज समझनी है, व्हाट इज अ सेट। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग डे टू डे लाइफ से रिलेट करें। हम लोग कलेक्शन करते हैं, कई बार बचपन में शौक होता था, हम लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं बहुत पहले। अब तुम लोगों ने कभी किया है नहीं मुझे नहीं पता, पर टॉयज का कलेक्शन करते हैं, एक शौक होता है। गर्ल्स विल हैव इंटरेस्ट ऑफ कलेक्टिंग डॉल्स, टेडी बियर्स एंड ऑल। बॉयज को अलग होता है, वो गेम्स अलग तरीके के होते हैं, तो अपने उसके कलेक्ट करके रखते हैं। तो कलेक्ट तो हम करते हैं। मैथमेटिक्स में जब हम सेट की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ कलेक्शन। सबसे पहले कलेक्शन। Now in day-to-day life, if we link collection
हम किसी भी चीज को कलेक्ट कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैंने स्टैम्प्स बोला तो दैट इज वन कलेक्शन। Now you may like something else. तुमको लगता है कि someone is very good, I mean you like music, so you may go for collection of songs of singers, ठीक है ना, इस सिंगर का इस सिंगर का। तो इस तरीके बुक्स, हमको कोई ऑथर की बुक अच्छी लगती है या सस्पेंस नॉवल अच्छी लगती है, हम उसकी कलेक्शन कर लेते हैं। तो सेट इन्वॉल्व सबसे पहला वर्ड है कलेक्शन। लेकिन मैथमेटिक्स इसको और थोड़ा आगे ले जाता है। मैथमेटिक्स से व्हेन यू कलेक्ट, द कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। जिस चीज को भी आप कलेक्ट कर रहे हो वेल डिफाइंड। अब यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? तो जब मैथ्स में हम इस डेफिनेशन को कहते हैं, आई थिंक आपको पढ़ने में आ रहा होगा, व्हाट इज रिटन, सेट इज a well defined collection of objects। तो कलेक्शन का तो मतलब समझ में आ गया। Define, what do you mean by well defined? Now in mathematics, something which can be said as a true या false, कि मतलब हम उसको ये बोल सकते हैं हाँ ये true होगा या false, वेग नहीं होना चाहिए, something well defined। Now if I ask you about natural numbers, क्या मुझे आप बता सकते हो natural numbers क्या हो? बता सकते हो? मैं बोलता हूँ 1 नेचुरल है, तो अगर मैं कलेक्ट करने जाऊंगा, नंबर पढ़े, मैं 1 को लेके कलेक्ट कर लूंगा, नेचुरल नंबर कलेक्ट कर रहा हूँ। 1.5 आया, मैं कलेक्ट करूंगा या छोड़ दूंगा? 1.5 इज नॉट ए नेचुरल। फिर मेरे पास 2 आया, आई कलेक्ट। सो इट सेज समथिंग व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई एज ट्रू या फॉल्स, वो वेल डिफाइंड, एंड उसका कलेक्शन मैथ्स लेता है एज सेट। So set is a collection of well-defined objects. So going by this, I can collect some numbers which are defined natural. Prime numbers collect कर सकता हूँ मैं। Prime numbers पता है हमें क्या होते हैं? Real numbers कर सकते हैं। Then what all? We can collect so many things you can think of. Now you can collect novels of a particular writer. ठीक है? You can collect fast bowlers of India cricket. ठीक है? लेकिन something has to be clearly defined. Personal liking या disliking नहीं। अब इसको सुनो, मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड का, इज इट ट्रू या फॉल्स? यस, मेरे को सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन लगता है। ऑस्ट्रेलियन कहेगा रिकी पॉन्टिंग इज बेस्ट, someone will say some Brian Lara is best, someone say Kohli is best. Now this best doesn't define set, quality आ गया, ठीक है, differs person to person. You may like, I like particular singer, दूसरा कहेगा नहीं यार मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे तो दूसरा है। तुम कहोगे मूवी अच्छी थी, मैं कहूंगा अच्छी नहीं थी। तो कैन आई कलेक्ट सच थिंग्स अंडर मैथ सेट? नो। लेकिन अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, टॉप 10 रन स्कोरर्स इन द वर्ल्ड, कैन यू कलेक्ट? स्टैटिस्टिकली उनके रन्स हैं, हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। सो आर यू गेटिंग ए बिट ऑफ थिंग कि व्हाट इज ए सेट? थोड़ा सा समझ में आया? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, it should not be subject to personal decisions। अब मैंने कहा कुछ ब्यूटीफुल लेडीज तो कलेक्ट किया, तो क्या मैं मिस यूनिवर्स को लूं या नहीं लूं? अब वो तो मिस यूनिवर्स है, पर मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, तो मिस यूनिवर्स इज नॉट इन माय कलेक्शन, बिकॉज ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, दिस डोंट कम अंडर वेल डिफाइंड। थोड़ा आइडिया लगा? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट? ओके, so now we have to see first thing, collection based on personal liking is not a collection which varies from, जैसे मैंने बोला ना मेरे को सचिन बेस्ट लगा, दूसरे को नहीं लगा, तो that is not a set। now elements of a set are represented by what? अब देखो जो collection होती है, collection होगी तो उसमें कोई ना कोई आता जाएगा। तो मैंने कहा कि टॉप 10 क्रिकेटर्स जो रन स्कोर्ड है लेना, तो मैंने कहा सचिन तेंदुलकर आ गया, विराट कोहली आ गया, रिकी पॉन्टिंग आ गया, XYZ। तो वो जो हमारी कलेक्शन में आते जाएंगे क्या होंगे? जो कलेक्शन में, उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? जो जैसे मान लो पहले नेचुरल नंबर अप टू 10 कलेक्ट कर रहा हूं, तो पहले 1 आ गया,
फॉर एग्जाम्पल तो 1 लिखा, अब नेक्स्ट मेरे हाथ में 3 आया तो 1 कॉमा में क्या लिख दूंगा 3। सो द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं कहां चले, तो जो ये एलिमेंट्स होते हैं सेट के, क्या होते हैं सेट के, तो एलिमेंट्स कैसे आएंगे, जो कलेक्शंस आपने की, ईच कलेक्शन इज अ एलिमेंट are represented by small letters, big letters, etc. So it is not necessary that they have to be small or big. Just an example. It can be big also. और मैंने ये किसकी collection कर दी है? Vowels की. So it can be small, big, but the elements are represented by small or big. It is not necessary. The elements of a set are represented by this letter. Example, it can be big, small, it can be numbers also, whatever it is. ठीक है ना? Objects, elements and members of a set are same thing. कोई बुक में ऑब्जेक्ट बोल देता है, कोई एलिमेंट बोल देता है, कोई उसको कह देता है ये इसका मेंबर है। हम कहते हैं ना मेंबरशिप ले लो, तो क्लब की मेंबरशिप होती है। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज देयर, ठीक है। सो कलेक्शन में जो भी आ गया उसको एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट कुछ भी बोलो। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड, ये बात सही है। अब एक सेट को हम जब डिनोट करते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिख देते हैं। तो मान लो मैंने एक सेट को ए से लिखा, तो वो जो कैपिटल ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस कलेक्शन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्शन। तो हमने उसको नाम दे दिया, नाम नहीं दो तो भी कुछ। अब जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो सेट होता है इट इज स्टार्टिंग विद दिस ब्रैकेट। ये ब्रैकेट देखा है जिंदगी में पहले कभी देखा है? तो इट विल स्टार्ट विद दिस ब्रैकेट। अब मुझे इसमें वॉवल्स डालने, तो मैंने पहले ए डाल दिया, तो ये इसका पहला एलिमेंट होगी। नेक्स्ट मुझे क्या डालना है, ई, तो व्हाट आई विल डू, ई लिखूं या कुछ बीच में करना है, कॉमा। तो मैंने इसको यहाँ कॉमा लगा दिया और ई। नेक्स्ट लिखना है से आई लिख दिया, ओ। अब मेरे को ओपन किया है तो जहां कलेक्शन खत्म हो गई, इसको इसको हम सेट बोलते हैं। तो ये जो दो ब्रैकेट आ जाती है वर्ड इज सेट। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो आई मे राइट से लेटर वी इज इक्वल टू दिस। सो व्हाट इज दिस वी रिप्रेजेंटिंग, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिखने का वजह वी सेट ऑफ वॉवल्स, वी सेट ऑफ, so that is how you can use letter। और मैथ्स में कुछ स्टैंडर्ड लेटर्स नोटेड या डिनोटेड है सेट्स में किसी चीजों को, जैसे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, सो दे वुड से कैपिटल एन। तो अंडरस्टूड है, कैपिटल एन लिखा है, कैपिटल आर लिखा है रियल नंबर। इंटीजर्स के लिए कैपिटल जेड, जेड। क्यू इज यूज्ड फॉर रैशनल नंबर्स। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। वन थिंग, सेट डजंट हैव अ वैल्यू। तो आपको एक चीज क्लियर होनी है कि सेट की कोई वैल्यू नहीं होती न्यूमेरिकल। हम कहते हैं ना फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द फैक्ट। सो सेट डजंट हैव अ वैल्यू, इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, इट इज जस्ट ए कलेक्शन। हम लोग उसकी वैल्यू नहीं निकालते। हाँ, उसमें कितने मेंबर हैं हम उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जाके दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कंप्यूटर्स। जो लोग कंप्यूटर करते हैं सेट्स का यूज बहुत सारा है। सारे सेट्स के जो लॉज पढ़ेंगे वो कंप्यूटर में एज इट इज पाइथन कोडिंग या आप ये करेंगे कभी तो एज इट इज यूज होता है। तो सेट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सीबीएसई में थोड़ी सी ना कटिंग बहुत होती है, तो वो आधा अधूरा पढ़ाते हैं। लेकिन हम इसको अच्छे से पूरा पढ़ें क्योंकि फिर तुमको आगे प्रॉब्लम आती है। सो नाउ अगर मैं इस ए की बात करूं, डज दिस ए बिलोंग टू वी और नॉट? कोई मेरे से पूछता है ए बी में है या नहीं है, तो ए क्या होता है, बिलोंग्स टू वी, इस सेट में है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, ए
और ये छोटा एप्सिलॉन सिंबल है, एप्सिलॉन, इसको हम लिखते हैं एलिमेंट। ए बिलोंग्स टू, ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो इसका मतलब अगर मैं बहुत उससे समझूं तो ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू। तो मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर हमसे कोई पूछता है ए बिलोंग्स टू है या नहीं है। व्हाट अबाउट सी? सी, तो अगर मैं लिखूंगा तो सी, इसको ऐसे कर दे, मतलब सी डज नॉट बिलोंग टू। तो ये सिंबल अब आपको पता नहीं, 10th में तो नहीं था ना, अब ये आता ही रहेगा हमेशा, बिलोंग्स टू, एलिमेंट ऑफ। सो दैट इज व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। ठीक है, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन व्हिच वी यूज। तो आप आगे आइए एंड देखिए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए कुछ भी है जो सेट ए में क्या है, प्रेजेंट है, तो वी से दैट ये ए बिलोंग्स टू ए। द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, ठीक है ना, और ये सिंबल ये होता है, इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स। एप्सिलॉन क्या होता है बच्चे, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। तो बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन में हम एलिमेंट, तो thus we write A is an element of A, which means it belongs to A. If B is not an element of A, तो we write B does not belong to A. हम ये लिखते हैं कि B A का एलिमेंट नहीं है। That is what it means. Yes, online clear है बच्चे अभी तक? Anybody has any doubt? No, sir. Good. So now we move on to other part. Which of the following are sets? Justify your answer. Question number 1 from NCERT. अब आप लोग इसको करना शुरू करिए रजिस्टर्स में, आंसर और लॉजिक, यस एंड वाई, नो तो वाई। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन सेट। ये आपके स्क्रीन पे है, सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। अब आपको खाली ये बताना है कि इसमें सेट कौन है और कौन नहीं है, किसको हम सेट कहेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर बेसिक डेफिनेशन। आज मैं ग्रुप में सिलेबस भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या है और क्या नहीं है। जस्ट 2 मिनट्स लगाएं फटाफट, यस ऑब्लिक नो एंड देन व्हाई इट इज। तो दिस इज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 जो है, और उसका ये पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। सो आप खाली आंसर लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में यू विल गेट द सेम क्वेश्चंस एज इट इज। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको खाली ये देखना है कि इसमें सेट किसको बोलेंगे, किसको सेट नहीं बोलेंगे। डिस्कस करें कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। चलो लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस, ठीक है ना। नाउ लेट अस ट्राई। सेट क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, किसी भी चीज को हम कलेक्ट करें वेल डिफाइंड, मतलब हम उसको ये लिख सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है। दैट इज एनीथिंग व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग इज नॉट ए सेट। Now let us try to understand this concept one by one. Now
द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स बिगिनिंग विद लेटर जे। तो क्या तुम मुझे कलेक्शन बता सकते हो कि कौन कौन से जे से होते हैं? तो यस, इट इज अ सेट। और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं। सबसे पहले छोटे में लिख रहा हूं जनवरी, देन जून, ये तो पूरा आ जाएगा, जुलाई। तो हम जब कलेक्शन लिखते हैं, ये मेरा पहला एलिमेंट है और ये दूसरा है, तो यू आर सेपरेटेड बाय कॉमास। इस ब्रैकेट से शुरू करना है। और कोई अगस्त सितंबर नहीं आता है, तो ये मेरा सेट खत्म। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट है? क्यों नहीं? क्योंकि ये वर्ड टैलेंटेड आ गया। Now someone who is talented for me may not be talented for others. So how can I write कि कौन सा राइटर है, किस बेसिस पे लिखता है? How can I tell कि ये ट्रू होगा या फॉल्स? Because it will vary from person to, so I cannot say maths that is it. अगर मैं नेचुरल नंबर पूछूं तो 1 से शुरू होता है, सभी बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि भाई -5 से शुरू होता है या 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर 1 से होता है, सेट है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सेट नहीं है, नो। थर्ड वन, यस, क्यों यस? 11 बेस्ट लिख रहे ओपिनियंस ना आने दी तो क्यों नहीं आ रही भाई? ये वर्ड बेस्ट का मतलब डिफाइन करो, व्हाट इज बेस्ट? अब कैसे लोगे बेस्ट, आप बताओ मुझे। हु इज बेस्ट? किसको हटाओगे, किस बेसिस पे हटाओगे? रिकॉर्ड क्या होता है? किसी ने पास में 5 सेंचुरी मारी, फिर 5 0 मार दिया। कोहली साहब ने बड़े साइड टाइम बाद 1 सेंचुरी मारी थी। तो बेस्ट, ये बेस्ट वर्ड, टैलेंटेड, ये सब सब्जेक्ट टू इन्फ्रेंस, जजमेंट होता है। हम नहीं कह सकते, ये बोल देते क्रिकेट 11 की बनानी है जो टॉप रन स्कोरर्स है, तो मैं डाटा ले आता स्कोर का। So this is not a set. Anybody online has any doubt? No, sir. किसी को भी हो, प्लीज आस्क। द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, अपनी क्लास में बॉयज की कलेक्शन कर सकते हो कि नहीं? मैं पता है बॉय है या गर्ल, तो यस, दिस इज ए। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 कर सकते हैं? यस भाई, 1 होगा, 2 होगा, 3। अब मैथ्स में एक चीज बता रहा हूं, जब ट्रेंड होता है तो हम 3 डॉट लगाते हैं। 3 डॉट का मतलब स्पेसिफिक होता है, सो ऑन। 4 डॉट नहीं लगते, स्पेसिफिक 3 डॉट। और फिर मैं लिख दूंगा 100। तो इसका मतलब क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग एवरीथिंग, आई जस्ट शो सम एंड देन पुट डॉट डॉट। जब बहुत एलिमेंट्स होते हैं और एक ट्रेंड होता है, तो यहाँ तो ट्रेंड है 1 2 3 और ये, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस फॉर्म का कुछ नाम है, अभी मैं आपको डिस्कस भी करूंगा आगे। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, भाई डिफाइंड है ना ऑथर, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो भी बुक लिखी है उसका नाम होगा, हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो दिस इज ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इन टीचर्स, इवन क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, यस। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस आप उसकी कलेक्शन कर सकते हो या नहीं? yes. कर सकते हैं। क्वेश्चन डिफाइंड होगा, एक्सरसाइज में जाएंगे कलेक्शन कर लेंगे, तो यस। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वाई? अब कुछ लोग तो सांप पहन के घूमते हैं, है ना, ऐसे लगता है वो ऐसे, और हम कुछ लोग तो कॉकरोच से डर जाते हैं। तो भाई किसको डेंजरस बोले, किसी को नहीं। दिस इज अगेन सब्जेक्ट, कोई टाइगर पे घूमता है, तो अगेन यहाँ पे वर्ड डेंजरस आई कैन नॉट डिफाइन। आर यू गेटिंग इट? सेट ऑफ पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ, अपने से पूछना, द सेट ऑफ लिविंग स्पीशीज ऑन दिस अर्थ सेट होगा या नहीं होगा? हम कलेक्शन कर सकते हैं, यस। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी लिविंग है तो एग्जिस्ट कर रहा है और डिफाइंड है,
तो हम मैथमेटिकली ये कहेंगे कि यस वी कैन कलेक्ट द लिविंग स्पीशीज, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग व्हाट यू वांट टू कलेक्ट। सो दैट इज द सेट। आप ये मत सोचना कि कैसे होगा, लिविंग स्पीशीज को कहाँ ढूंढेंगे। गो टू द डेफिनेशन, लिविंग नॉन लिविंग का डेफिनेशन। सो वी वांट टू कलेक्ट, इट्स अ कलेक्शन। So we should have a criteria on which we can define it, not based on some judgment, best, dangerous, ये सब सेट नहीं। तो I hope it is clear what is the set. Online everybody clear बच्चे? Yes, sir. Anyone who has joined late बता देना। ये कॉमन है अप्लाइड मैथ्स के लिए और कोर मैथ्स के लिए चैप्टर। So here we give a particular example, mathematics में जो standard notation होता है n, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मतलब ये जानते हो n इक्वल टू क्या है? क्या है? 1 इसका मतलब ये, तो जहां n लिख देंगे, n means this set of all z। तो जैसे -3 से -2 से -1 0 and then 3 dot and either 3 dot and cube, because they keep on going in both the directions। ठीक है। Integers are those numbers who does not have a decimal part but are both positive as well as negative। तो अंडरस्टूड है आपको ये मैथ्स में z, मतलब ये हमने डिजाइन के लिए बनाया है, बेसिक z ही। ठीक है, तो स्मॉल नहीं कैपिटल से डिनोट होते हैं। गॉट? नेक्स्ट, q। q होता है सेट ऑफ क्या बेटा? रैशनल नंबर्स, जो p बाई q फॉर्म में। तो उसमें नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड हुए या नहीं हुए? क्या ये इसको इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा? सोच के बताओ, बताओ क्या ये इसको इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा? अरे जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर होगा ना। 5 रैशनल है या नहीं है? है कि नहीं है? है, बिकॉज यू कैन राइट इट एज 5 by 1, सो देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आर सेट ऑफ रियल। जितने भी नंबर तुम जानते हो दे आर रियल नंबर्स एंड दे आर क्लासिफाइड एज व्हाट? रैशनल एंड। सो आर जो होता है वो हेड पे है, और इस साल एक और नंबर पूछोगे जो उससे ऊपर है, कॉम्प्लेक्स, जो हम पढ़ेंगे। तो रियल, रियल के नीचे 2 ब्रांच बनाओ, रैशनल एंड इरेल। तो रियल नंबर या तो रैशनल होगा या -√2 रियल है या नहीं? बेटा मैं ये माइनस में से पूछ रहा हूं, ये रियल होगा या नहीं? ऑनलाइन बच्चे बताओ, ये -√2 रियल होगा या नहीं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने ऐसा क्या लिख दिया? 2 है बेटा, z नहीं है, -√2 और लिख देता हूँ ऐसे, ये लिख देता हूँ, ये रियल है या नहीं? चलो, एक मिनट, रिप्लाई किया, गुड, रियल। अरे भैया रियल क्यों नहीं होगा? √2 इरेशनल है, इरेशनल है तो रियल हुआ ना, और माइनस ही तो बाहर लगा है। हाँ, अगर मैं ऐसे लिख देता तो प्रॉब्लम थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। √2 रियल है, जो नंबर तुम जानते हो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सभी रियल। ठीक है, जैसे तुम रियल हो वो भी रियल है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो z के साथ क्या वर्ड लग गया यहाँ? प्लस, सो इट मींस द सेट ऑफ पॉजिटिव। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, लेकिन कन्वेंशन से हम 0 को ऐसे पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, तो z इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नेगेटिव वालों को छोड़ देते हैं, और अगर z माइनस लगा दूंगा तो नेगेटिव। q प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो वो फ्रैक्शंस और इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वाले नहीं आएंगे, मतलब -½ नहीं आएगा।
देखो जीरो एक्चुअली एक इंटीजर है जो नाइदर पॉजिटिव नोट, ठीक है ना। अब कभी कभी बुक्स में वो नोटेशन देते हैं कि इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, तब बात, अदरवाइज जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। आर पॉजिटिव अगेंस्ट सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। हाँ, अब इसका है नॉन नेगेटिव बोल दे तब जीरो कभी भी नहीं, क्योंकि नॉन नेगेटिव वर्ड जब आगे हम इसको और टेक्निकली जानेंगे तो नॉन नेगेटिव में हम जीरो कभी भी नहीं देते। The symbols or the special sets given are referred throughout the text. और कुछ जगह ज्यादातर हम बुक में टी को लेते हैं, टी सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। बुक्स में दिया नहीं है पर कुछ जगह ले लेते हैं इररेशनल। तो ये नोटेशन अब आपको स्टैंडर्ड चलना है जब ये आ जाए। सो दिस आर स्टैंडर्ड नोटेशंस व्हिच यू नीड टू नो। अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसीलिए हम इसको बेसिक से कर रहे हैं, सो दैट दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर बोथ इन अप्लाइड मैथ्स एंड कोर मैथ्स यू गेट टू क्लियर हो। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये जिंदगी में मतलब 2 साल चलते रहेंगे ये आर जेड और ये। क्लियर ऑनलाइन बच्चों? ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. चलो गुड। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब मैं रियल दो मेथड बताऊंगा हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे। चलिए, पहला रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। द वर्ड यूज इज रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। वो नहीं जो तुम किसी को रोस्ट कर देते हो, पनीर भी रोस्ट होता है, मैथ्स को भी तुम रोस्ट करते हो, वो वाला रोस्ट नहीं है, ये हटा दिया हमने, ठीक है। रोस्टर और टैबुलर, इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड द एलिमेंट्स जितने भी होते हैं किसके, सेट के, आर लिस्टेड। क्या होता है? लिस्टेड। The elements being separated by commas and are enclosed within braces. अब मैं रियल डेफिनेशन पे आया जो अभी तक बता रहा था। अभी तक जो मेथड में रिप्रेजेंट कर रहा था वो रोस्टर फॉर्म। जैसे फॉर एन एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोलो बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, ए दे देता हूं, क्या लिखूंगा बोलो इसमें? क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये क्लोज कर दो। दिस इज व्हाट इट इज। और सेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, मैंने कौन सा क्या बोला था किसके लिए? कंप्यूटर्स। और दूसरा सेट्स सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के। तुम्हें तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही पढ़ा दी हमने 10th में। 10th में तुम्हारे साथ जो मजाक करते हैं और फिर ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, एग्जामिनर भी देखो क्या हाल करते हैं, है ना। या तो पढ़ाते और फिर पूछते, तुम्हारे ऊपर नॉलेज दिखाते। वो एबी वाला क्वेश्चन केस स्टडी, आधे बच्चे घूम गए, क्या क्या किया अत्याचार, या तो तुम पर बताओ, फिर नॉलेज भी टेस्ट की तो तुम पे ही, है ना। बच्चे बेचारे घबरा गए, ये पेपर हमारा है किसी और का है, क्या क्या पूछने लग गए। तो ये जो है नेचुरल नंबर लेस देन 7 ऐसे होगा, ऐसे ही होगा। एक जस्ट एक जगह तुम अपना नाम लिख दो, जस्ट नोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 आ रहा है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नेचुरल नंबर लेस देन 10। लिख के बताओ, देखिए प्राइम नंबर भी तुम्हें पता है या नहीं? 1 प्राइम होता है कि नहीं? 1 प्राइम होता है या नहीं? क्यों नहीं? ये बताओ क्यों नहीं होता? होता है तो ठीक, नहीं होता तो भी मेरे को बताओ। ऑनलाइन, ऑनलाइन तो मुंह ही नहीं खोलते आधे तो, ऐसे है ना, पता नहीं, आवाज भी बहुत महंगी है। 1 प्राइम नंबर है या नहीं, और नहीं तो क्यों? ये सारे वर्चुअल रियल कैसे लोग बैठे हैं, कोई बताएगा? कर लो, गूगल कर लो, बता देगा, चैट जीपीटी बता देगा तब तक। सोचो कि 1 प्राइम क्यों नहीं लेते?
कोई तो बता दो यार। चलो भाई नहीं पूछता, भाग जाएंगे थोड़े, बोलेंगे पूछने लगे, आवाज खोलने लगे। थोड़ा क्लोज, सी व्हाट इज अ प्राइम नंबर, ध्यान से सुनना। A number is prime if it has only factors as 1 and itself. The word is only factors as 1 and itself. Exactly दो factors. दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, दो से 4 प्राइम क्यों नहीं? क्योंकि उसका फैक्टर 1 है, 2 है, और जहां दो से एक भी ज्यादा मिल गया बाहर, 1 के साथ क्या प्रॉब्लम? क्योंकि 1 बेचारे का एक आ गया, 1 दूसरा फैक्टर मिलाएंगे, इसीलिए वो प्राइम। प्राइम के एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, इसीलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, तो ये नंबर जब हम लिख लें क्या आएगा? आंसर ए इज इक्वल टू, सही लिखा है या कुछ छोड़ दिया? सही है ना? 9 तो नहीं है ना? नहीं। चलो नेक्स्ट। अब इतनी देर से मैंने ऐसे लिखा, हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर इज इररिलेवेंट, मतलब this same as like 6 4 5 2 3 1, एक ही मतलब है इन दोनों का, कोई और मतलब नहीं। एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि मैंने उल्टे सीधे लिख दिया, आप बोलो दोनों अलग चीजें, चीजें। तो सेट्स में लिखने का ऑर्डर का कोई रेलेवेंस, जनरली हम जो जानते हैं ऑर्डर वे में लिखने की आदत है, अगर इट डजंट मेक अ डिफरेंस। सो व्हाट इज रिटन आउट हियर? नोट द ऑर्डर इन व्हिच एलिमेंट्स आर is immaterial. So above set can be represented as, ये वाला नहीं, ये तो कुछ और आ गया, can be represented as 3 7 5 2, कैसे भी कर, ठीक है। So order is in, ऑर्डर का कोई लेना देना, तो सेट्स में जब हम लिखते हैं ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये नोट बना के तुम्हारे लिए लिख दिया गया। क्यों लिखा? असर्शन रीजन में फंसा देगा, ए ऐसे लिख देगा, फिर बी लिख देगा ऐसा, द ऑर्डर ऑफ द सेट्स। तो दैट इज, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि सेट्स में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब रिप्रेजेंट करते। इज इट क्लियर बच्चों? ऑनलाइन वाले बोलेंगे नहीं, है ना? बोलना ही है, घर में बोल लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते। चलो कोई नहीं, मत बोलो, देख तो रहे हो ना, ये तो है ना, पता चलता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। काश जूम को मैं खोल सकता, वीडियो को खोल सकता, पता तो चलता है ना। बस एक रोजलिन थोड़ा थोड़ा बोलती है, रिद्धिमा ने एक बार बोला, बाकी सब मुंह में दही जमा के बैठे, एकदम मुंह में दही जमा दिया टाइटली, तो बोलना नहीं है, कुछ पूछ लिया गलती से तो क्या होगा? अरे मैथ सीखोगे कैसे, मैथ्स के साथ खेलोगे कैसे जब तक नहीं? 11th की मैथ्स मुश्किल नहीं है, अगर शुरू से कॉन्सेप्चुअली समझ लोगे तो बहुत इजी है, अदरवाइज तो फिर। चलिए, it may be noted that while writing roster form an element generally unrepeated, then they are not taken. Word सुनिए, अब क्या हो जाए कि हमने किसी चीज की कलेक्शन करनी है और उस कलेक्शन में वो चीज रिपीट हो रही है, नहीं समझ में आया मेरा मतलब? जैसे ये क्या है भाई, ये क्या है, क्या लिखा है? अब मैं ये चाहता हूं कि एप्पल जिससे बना है वो अल्फाबेट्स कलेक्ट करने, तो ठीक है कलेक्ट करते हैं, तो मैं कलेक्ट करूंगा, ए आएगा। अब उसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा? पी, बट देन आई नॉट राइट द पी अगेन, कलेक्शन कर ली किसकी? द लेटर्स व्हिच आर फॉर्मिंग एप्पल, तो बार बार कोई आया नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। फिर so while writing the set in roster form, जब हम रोस्ट करते हैं तो elements is not generally repeated,
That is, all the elements are taken as distinct. ये सेट्स का लॉ कि कलेक्शन अगर एक बार आ गया तो सेम कलेक्शन विल नॉट कम अगेन. इज इट क्लियर? चलो पता नहीं. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन अभी, है ना. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. स्कूल, अरे वाह, आपका वर्ड स्कूल आ गया. तो स्कूल में क्या लिखेंगे? SCHOOL. सो स्कूल और ऐसे जैसे मर्जी लिख लो, ये दोनों ही बता रहे, तो रिपीट नहीं और ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं. हियर द ऑर्डर हैज नो वैल्यू. तो अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख के दिया तो भी नंबर मिलेंगे, ऐसे लिख के दिया तो भी नंबर. लेकिन अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख के दे दिया तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में नहीं चलेगा एग्जामिनर साहब का. So you will not give you marks for this. So you have to understand each and important small things while you represent a set. Okay? Order is not important. Second, repetition is not allowed. So something which comes once, that is enough. I hope online को भी ये बात समझ में आ गई होगी जो offline बता रहा है. कभी चैट कर लो ना. मैंने बच्चों की चैट देखी, इतनी Yes, sir. थैंक यू, इतनी इमोजीज चलती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता. पता नहीं IDK, तो अब मेरे को समझ में आया, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं. और यहाँ पूछ लो तो ऐसे लगता है किडनी मांग ली मैंने. पूछ लो तो ऐसे लगता है. कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं. आज के लिए कुछ है. सो कैन यू डू दिस फॉर मी? क्वेश्चन पढ़िए और क्या इतना काम कर सकते हैं? इंसर्ट इसमें से अप्रोप्रिएट एलिमेंट. ए दिया हुआ है बच्चों, 5 के बीच में ए, क्या आएगा? ये सिंबल आएगा या ये आएगा? पहला. तो एज सिंपल एज दैट, क्लियरिंग योर बेसिक्स. 8 के साथ 8 है वहां पे नहीं, तो डज नॉट बिलोंग. 0 मतलब ये इस कलेक्शन का मेंबर, ये इसका पार्ट नहीं है. आज तो हम इसको बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं, पर जब इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे फंस जाते हैं. ये तो कर लेते हैं. यहीं से कॉन्सेप्ट सोचिए कि हमको सोचना है सेट में होने का मतलब क्या है, नहीं होने का मतलब क्या है. तो अगर कोई चीज सेट में है या नहीं है तो इसका मतलब क्या है. अगर मैं घर में हूं तो मैं प्लेग्राउंड में, ऐसे क्वेश्चंस आगे समझ में आओगे लॉजिकली. सो इफ समवन इज प्रेजेंट इन ए, he cannot be present in other place. For example, Joel. तो humans के लिए if I am at my house, I cannot be. Or you are in your school, then you cannot be at home. So things will come like this. तो open up. 4 का क्या लिखेंगे? Belongs to. 2 का क्या लिखेंगे? Belongs. 10 का as simple. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बट थिंक करो कि belongs to और not क्या हो. प्रोबेबिलिटी के लिए इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दिखाऊंगा. प्रोबेबिलिटी कैसे लिंक होती है 10th की भी, जब हम थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको आएगा. नाउ व्हाट डज दिस मीन एज अ स्टेटमेंट? टेक इट अप. हम इसको लेंगे आगे भी, इसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना. तो अब क्या होता है ना, कुछ चीजें आपको समझ नहीं. हमने आज रोस्टर फॉर्म पढ़ा और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक है. तो इसके बाद वी हैव अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म इज मोर यूज्ड इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग. और वो क्या करता है उसको हम अगली क्लास में समझेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, उससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है. तो अभी जहां तक मैं देख रहा हूं तुम लोग छुट्टी मोड पे, कई बच्चे घूम रहे हैं. तो मैं भी एक दिन छुट्टी मना के आ जाता हूँ. मैंने बोर्ड्स की बात भी नहीं मनाई. तो मैं मंडे नहीं हूँ, हम वेडनेसडे को मिलेंगे. कब मिलेंगे? वेडनेसडे को. आई कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, ठीक है. तो हम लोग वेडनेसडे को अब मिलेंगे, यानी अगले महीने. अगला महीना आ जाएगा ना, और शायद तुम्हारा स्कूल भी खुल जाएगा. यानी अप्रैल 1 को नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हें पता है कैसा डे होता है. तो हम लोग अप्रैल 2 को,
क्योंकि कहीं मैं क्लास में आऊं और मेरा ही फूल बन जाए है ना कि भाई क्लास थी और ये, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो टुडे व्हाट यू डिड, आई जस्ट गिव यू अ रीकैप सो दैट जो लोग हैं नहीं है आए, मैं उन लोगों को एक रीकैप दे देता हूं। और कहाँ से रिकैप देते हैं हम लोग, यहाँ से रिकैप देते हैं। तो एक मिनट, पता नहीं मेरा काम करेगा या नहीं। और स्टॉप। So what is a set? Set is a well-defined object. So collection which is based on liking is not a set. Collection which varies from person to person is not a set. The elements of a set are represented by small letters. So बीच में एक बात और बता दूं, अभी बुक खरीद तो सकते हो, सिलेबस रिलीज नहीं हो रहा, आज आ जाना चाहिए था, कहीं ये कुछ चेंज ना कर दे, क्योंकि बुक्स एनसीईआरटी और सीबीएसई का कुछ नहीं पता, वो सब लास्ट मोमेंट में बताया। कितना सरप्राइज रखा, पेपर कहीं नहीं बताया, सैंपल में कुछ और दिखाया, रियलिटी में कुछ और दे दिया, है ना। तो सीबीएसई है इसका नाम, ये कोई भी तुम्हारे लिए शॉक और सरप्राइज लेके आ सकती है। तो अभी पुरानी बुक से चला लो, नहीं तो डाउनलोड कर लो, जल्दी मत करो, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, मतलब इनका तो मैं समझ से बाहर। ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं सेट के, उसको एक ही चीज है, और ये यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करो। एलिमेंट्स स्मॉल या कैपिटल दोनों में से डिनोट करो, और अगर एलिमेंट होता है तो ग्रीक एप्सिलॉन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी से इट बिलोंग्स टू, नहीं तो डज नॉट बिलोंग। और इसको हमने क्वेश्चन को किया कौन कौन से सेट है कौन से नहीं है, तो जो सेट है वो क्वालिटी पे नहीं होनी चाहिए, जैसे टैलेंटेड वाला सेट नहीं हो सकता, बेस्ट वाला हो नहीं सकता, डेंजरस वाला, सो समथिंग लाइक दैट। रेस्ट समथिंग व्हिच इज ट्रू और फॉल्स इज द सेट। और ये स्टैंडर्ड सिंबल है, अब आपको याद रखने हैं कि एन कहीं लिख दिया तो बताएगा नहीं, तो जानते हो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, n बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये n जो है फॉर श्योर कोई भी नेचुरल जो इस पूरे सेट का एक एलिमेंट हो सकता है, वो 1 हो सकता है वो 2 हो। थोड़ा सोचना कि प्रोबेबिलिटी से लिंक कैसे होता है। जब मैं एक डाई फेंकता हूं, अब आपको लिंक करा रहा हूं, तो आउटपुट आते हैं, क्या क्या आता है, 1 to 6. तो क्या ये कलेक्शन नहीं है। सैंपल स्पेस कैसे बनता है, S इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1। तो वहां पर भी तो हम यही करते हैं, ये। अब उसमें से एक हम डिफाइन करते हैं इवन नंबर, तो हम उसको ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, और उसमें कौन कौन आ जाएंगे, एंड देन वी गो ऑन टू प्रोबेबिलिटी। तो सारा प्रोबेबिलिटी सेट से ही बना है। 10th पे उल्टा काम है, एप्पल पहले पढ़ाते हैं एबीसीडी नहीं पढ़ाते, यही हुआ ना, एप्पल पढ़ा दिया तुम्हें एबीसीडी नहीं बताया, तो ऐसी चीजें 10th में करते हैं। So representation of set जो कि रोस्टर फॉर्म है, एलिमेंट्स लिस्ट होते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और रेपिटेशन नहीं लिया जाता, so that is what we did in the set, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड ऑर्डर इज इन बिटवीन। सो इसमें हमने पढ़ा स्कूल में ओ डबल आ रहा है वो हम नहीं लेंगे, और ऑर्डर आप कैसे भी ले सकते हो, ये गलत। और ये हमने बिलोंग्स टू वाला काम किया, और ये हमने। थैंक यू, विल मीट ऑन वेडनेसडे एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर। किसी को कोई और डाउट हो ऑनलाइन, यू कैन आस्क रिगार्डिंग एनीथिंग, रेस्ट आई हैव डन फॉर टुडे।